स्वागत है आप सभी का मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की हमारी जो क्लास है नगर पालिकाओं का गठन और शासन, आज इसमें हम देखेंगे धारा नंबर 10 से आगे देखेंगे कि भाई नगर पालिका ईओ के संबंधित जो सिलेबस है उसमें इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और इस पूरी की पूरी जो इसकी भाषा है उस भाषा को कैसे समझे, और उसके लिए मैंने इसको पूरा सारगर्भित करके एक व्यवस्थित तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। साथियों देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो धारा 10 है उस धारा 10 में कहा क्या गया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि धारा 10 किससे संबंधित है। धारा 10 संबंधित है वार्डों की अवधारणा से संबंधित है, यानी वार्डों के बारे में जो अवधारणा है, वार्ड की जो सीमाएं है, वार्ड का जो विभाजन है, उसके संबंधित वार्डों संबंधित जो भी काम है वो किस में बताया गया है, धारा 10 में बताया गया है। और वार्ड के लिए क्या, देखिए उपधारा 1 इसकी ये कह रही है कि जो वार्डों की अवधारणा है उसको राज्य सरकार के आदेश द्वारा ही आगे मतलब क्रियान्वित किया जाएगा, यानी भले ही वार्डों का विभाजन हो, भले ही वार्डों की सीमा निर्धारण हो, भले ही SC ST OBC के लिए जो आरक्षित स्थान है उनके वार्डों की संख्या निर्धारित करनी हो या संख्या देनी हो, या जनरल महिला की जो सीट है उनके वार्ड की संख्या क्या होगी, ये सारी की सारी बातों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार एक आदेश पारित करके क्या कर सकती है, वार्डों का विभाजन कर सकती है, वार्डों के जो सीमा होती है उसका निर्धारण कर सकती है, जो आरक्षित स्थान होती है उनकी वार्डों की संख्या निर्धारित कर सकती है। उसी प्रकार जो महिला सीट होती है रिजर्व, उनके लिए वार्ड की संख्या निर्धारित कर सकती है। अब इसी में देखिए साथियों, ये मैंने आपको बताया था कि जो भी हम यहाँ पर अधिनियम में धाराएं पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो अधिनियम में कौन सी धारा में क्या कहा गया है वो डायरेक्टली हमको याद होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो उपधाराएं जो दी हुई है वो कोई अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, वरना ज्यादा उपधाराओं को रटने की जरूरत नहीं है, उपधाराओं की भाषा सिर्फ समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं तो इसमें कहा क्या गया है कि जो राज्य सरकार है वो आदेश देगी, और राज्य सरकार आदेश क्या देगी, वार्डों के विभाजन का आदेश दे सकती है, राज्य सरकार वार्डों के सीमा निर्धारण का आदेश दे सकती है, राज्य सरकार SC ST OBC जो पुरुष महिला जो सीट है, आरक्षित सीटें हैं, उन पर वार्ड संख्या निर्धारित कर सकती है। जनरल जो महिला सीट है उनकी वार्ड संख्या है वो कौन निर्धारित करेगी, राज्य सरकार, और राज्य सरकार के आदेश के द्वारा। तो इस प्रकार हमने एक ये भाषा यहां समझने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट भाषा ये याद रखनी है जो कि उपधारा 2 में दी गई है, और वो ये है कि आरक्षित स्थानों का जो वार्ड का आवंटन है वो कौन से क्रम में, कौन सी पद्धति में किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो भी आरक्षित स्थान है वो आरक्षित स्थानों के लिए क्या है, वार्ड का आवंटन चक्रानुक्रम में किया जाएगा। चक्र के आधार पर, मतलब एक वार्ड का नंबर आया फिर उसके बाद दूसरी वार्ड का नंबर आ रहा है, इस प्रकार क्या है, वार्डों के लिए चक्रानुक्रम की पद्धति अपनाई जाएगी, और उसमें कौन सा वार्ड आरक्षित आएगा ये यहां पर आपको बताया गया है। यानी आरक्षित स्थानों का जो वार्ड का आवंटन है वो कौन सी पद्धति से होगा, ये पद्धति है चक्रानुक्रम की पद्धति से वार्डों का आवंटन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पैटर्न का एक क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट धारा है उसके बारे में अगर हम देखें तो देखो उपधारा 3 में यहां पर यह कहा गया है कि जैसे जो वार्ड की सीमा की अवधारणा हो, यानी जो वार्ड की सीमा की अवधारणा हो, SC ST OBC की पुरुष महिला वार्डों की संख्या के जो वार्ड आवंटन है उसकी बात हो, ये सारे के सारे कौन सी धारा 6 के उपबंध के अनुसार होगा। यानी जो वार्डों की सीमा का निर्धारण हो, SC ST OBC के लिए जो आरक्षित स्थान है वो सारे की सारे कौन से उपबंध के आधार पर, धारा 6 के उपबंध के अनुसार मतलब किए जाएंगे। और इसमें निम्न बातों का ध्यान रखना है, यानी वार्ड की सीमा निर्धारित करते वक्त SC ST OBC के लिए जो आरक्षित स्थान दे रहे हैं, आरक्षित वार्ड दे रहे हैं, उन सबको देते वक्त क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये, सभी वार्ड भौगोलिक रूप से सहज क्षेत्र होंगे, यानी सभी वार्डों को व्यवस्थित तरीके से मतलब जनसंख्या के आधार पर व्यवस्थित तरीके से वार्डों का आवंटन किया जाएगा भौगोलिक रूप से। दूसरा, SC ST के लिए जो आरक्षित वार्ड होंगे वो जनसंख्या की अनुपात के आधार पर दिए जाएंगे, यानी जनसंख्या की उनका अनुपात जितना है उस आधार पर क्या दिया जाएगा, SC ST को रिजर्व सीट दी जाएगी। इसके आगे जो वार्डों का जो संख्यांकन होता है, यानी जैसे मान लो कि ये एक वार्ड है और इस वार्ड में अब मुझे इस वार्ड में क्या करना है, वार्ड ये जैसे मैंने वार्ड बना दिए, अब इस वार्ड में क्या करना है, मुझे इनके नंबर देने हैं, कौन से वार्ड को क्या नंबर दूं,
तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, ध्यान देना। जैसे मान लो ये उत्तर दिशा है, ये आपके पूर्व दिशा है, ये आपके पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो साथियों ध्यान देना, जो वार्डों की संख्यांकन का जो काम शुरू होता है या वार्डों की संख्यांकन जो किया जाता है वो कहां से करते हैं? उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू करते हैं। कहां से करते हैं? उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू करते हैं। यानी ये वाला उत्तर इलाका, ये वाला पश्चिमी इलाका, इसके बीच से क्या करेंगे? वार्ड को नंबर देना हम शुरू करेंगे। जैसे मान लो इसको 1 नंबर दिया, इसको मैं 2 दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं, इसको 4 देता हूं, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो इस प्रकार मैं कर रहा हूं कि भाई वार्डों को जो नंबर दिए जा रहे हैं वो कैसे दिए जा रहे हैं? उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू करते हुए वार्डों को नंबर दिया जा रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वार्डों का जो संख्यांकन होता है वो कौन सी दिशा से प्रारंभ होता है, कौन सी दिशा से शुरू करते हैं? तो जो वार्डों का संख्यांकन होता है वो उत्तर पश्चिमी दिशा से शुरू करते हैं। कहां से करते हैं साथियों? उत्तर पश्चिमी दिशा से शुरू करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात इसमें ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या था कि जो उपधारा 1 हमने पढ़ी है, उपधारा 1 में जैसे वार्डों की सीमा निर्धारण हो, वार्डों का विभाजन हो, SC ST के लिए आरक्षित स्थान की बात हो, महिलाओं के लिए आरक्षण के मतलब आरक्षित स्थान की बात हो, तो उपधारा जो 1 दी गई है, इस जो अपन जो धारा 10 पढ़ रहे हैं उसकी उपधारा 1 में जो बताया गया था उसके लिए जो भी उसके अधीन जो भी आदेश होगा, प्रारूप होगा, ठीक है, जो भी हम आदेश प्रारूप उसके अधीन आएगा, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ हम आक्षेप दाखिल कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपनी शिकायत दाखिल कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपनी टिप्पणी दाखिल कर सकते हैं। और ये दाखिल करने का समय 7 दिन से कम ना हो, ये इसकी एक समयावधि दी गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आक्षेप दाखिल करने का समय 7 दिन से कम ना हो, ये आपको लाइन बिल्कुल रट लेनी है, याद कर देनी है। यानी 7 दिन से कम ना हो वो आक्षेप दाखिल करने का समय है कि आक्षेप दाखिल जैसे ही आपने कर दिया तो उसके बाद राज्य सरकार क्या करेगी? उस आक्षेप पर क्या करेगी? विचार करेगी। इंपोर्टेंट बात, आक्षेप पर क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। और विचार करने के बाद अगर उनको लगता है तो उसको संशोधित किया जाएगा, उसको परिवर्तित किया जाएगा, उसको रूपांतरित किया जाएगा। और उसके बाद जो आपके जो मतलब जो भी ये आक्षेप दाखिल जो हुआ था उस आक्षेप को हटाने के बाद उसकी जो टिप्पणी थी उसको सॉल्व करने के बाद जो मतलब जो समस्या बताई गई थी उस समस्या को सॉल्व करने के बाद जो आदेश है वो आदेश क्या होगा? अंतिम हो जाएगा उसका, यानी जो आदेश का रूप होगा वो अंतिम रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो उपधारा 10 है, उपधारा 10 में क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन से इंपोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने देखा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आक्षेप दाखिल करने की कालावधि का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वार्डों का जो संख्यांकन है उसका कौन मतलब उसकी शुरुआत या उसको जो शुरू किया जाता है वो कौन से किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है SC ST के लिए जो आरक्षित स्थान है वो किस आधार पर दिए जाते हैं, वो किस आधार पर दिए जाते हैं? जनसंख्या के आधार पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अगर इसमें हम क्वेश्चन या फिर डाटा की बात करें तो आप इसमें देखोगे धारा 11, कौन सी? धारा 11। तो ये वापस आपके लिए मैंने कहा कि कुछ इंपोर्टेंट धाराएं होती हैं उनको हमको डायरेक्टली याद रखना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 11 नंबर धारा को आप याद रख दो। और ये किससे संबंधित है देखना, 11 नंबर जो धारा है, धारा 11 किससे संबंधित है? नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका में निर्वाचन से, यानी इलेक्शन से संबंधित है। ठीक है, इलेक्शन से संबंधित है। और इस इलेक्शन से संबंधित है तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी इलेक्शन करवाया जाएगा उसकी जो नोडल एजेंसी होगी वो कौन होगी? इलेक्शन करवाने का काम कौन करेगा? नगर पालिकाओं में इलेक्शन करवाने का आपके काम कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? इलेक्शन करवाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखोगे तो इसी जो धारा 11 है, जो इलेक्शन होना है नगर पालिका में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आपको बताया कि कौन मतलब इलेक्शन करवाने का जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य निर्वाचन आयोग की। अब राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन करवा रहा है तो उसके साथ क्या अन्य जिम्मेदारियां भी है? हाँ, जो निर्वाचक नामावली है वो तैयार करवाने का काम किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। जो भी इलेक्शन होगा उसका संचालन करना, अधीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ये सारा का सारा काम किसका है? ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। तो इस प्रकार हमने देखा कि महत्वपूर्ण बात क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन का मतलब इलेक्शन करवाने का कार्य करेगा, साथ में निर्वाचक नामावली भी वही तैयार करवाएगा। इलेक्शन को पूरी तरीके से करवाना, उसको नियंत्रित, उसका जो भी कार्य है उसको नियंत्रण करना, उसको निर्देशन देना, अधीक्षण करना, ये सारा का सारा काम किसके अंडर में आने वाला है? राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में आने वाला है। अब देखना साथियों, नगर पालिकाओं में जो निर्वाचन है या जो इलेक्शन है उसकी बात बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए
5 वर्ष की अवधि से पूर्व है वो आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। यानी जो ये राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या करेगा, नगर पालिकाओं में इलेक्शन करवाने का काम करेगा, लेकिन इसकी समयावधि कितनी है कि भाई ये जैसे आपको पता है कि भाई 5 साल के लिए कोई भी बोर्ड का मतलब कार्य करेगा तो 5 साल की जो कालावधि होती है, 5 साल की जो समयावधि होती है उसके अंतर्गत कोई नगर पालिका कार्य करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 साल पूरे हो जाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना शुरू करेगा, ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन जैसे मान लो कि भी 5 साल पूरे होने में भी 2-3 महीने बाकी है तो उससे पहले क्या हो जाता है, इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, उससे पहले ही इलेक्शन संपन्न करवाने होते हैं। तो हमने देखा कि भी नगर पालिकाएं क्या करती हैं, जो नगर पालिकाओं में जो इलेक्शन होता है वो 5 साल से पहले तुरंत पहले कराए जाते हैं। किससे? 5 साल से तुरंत पहले करवाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नगर पालिका विघटित हो जाती है। क्या हो जाती है? नगर पालिका विघटित हो जाती है। नगर पालिका बोर्ड विघटित हो गया है, नगर पालिका विघटित हो गई है। तो अब नगर पालिका विघटित हो गई है तो क्या इलेक्शन करवाने होंगे, और अगर करवाने होंगे तो उसकी कोई समय सीमा है या नहीं है? तो साथियों ध्यान देना, अगर विघटन हो जाता है नगर पालिका का तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि 6 महीने के भीतर भीतर यानी 6 माह के भीतर भीतर वो क्या करवा देगी, इलेक्शन करवा देगी। और नगर पालिका में इलेक्शन करवाने के 6 महीने के अंदर मतलब 6 महीने के भीतर भीतर जो इलेक्शन करवाए जाएंगे उसके बाद नगर पालिका बोर्ड नया बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो विघटन है, विघटन के बाद जो शेष अवधि है, यानी जैसे मान लो कि यहां से यहां तक 5 साल का समय था, लेकिन किसी नगर पालिका ने अपना कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 4 साल और 8 महीने, कितने? 4 साल 8 महीने तक किया। तो अब समय कितना बचा? 4 महीने बचे कि नहीं बचे? अब मान लो कि 4 महीने बचे हैं और नगर पालिका का विघटन हो गया तो क्या री इलेक्शन होंगे? साथियों, अगर 6 महीने से कम का टाइम बचा है, उसका समय अगर 6 महीने से कम बचा है तो री इलेक्शन होने वाले नहीं है। लेकिन समय अगर 6 महीने से ज्यादा है तो 6 महीने के भीतर भीतर क्या करवाने पड़ेंगे? री इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी समय अवधि कम से कम होनी चाहिए री इलेक्शन करवाने के लिए? तो 6 महीने का कम से कम समय होना चाहिए री इलेक्शन करवाने के लिए। विघटन के बाद यानी जो शेष अवधि बची है वो 6 महीने की होगी, तभी री इलेक्शन होगा। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर विघटन हो जाता है तो इलेक्शन करवाने हैं तो 6 महीने के भीतर भीतर क्या करने पड़ेंगे? हमको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट साथियों देखना, इसमें उपधारा 3 में इसमें क्या कहा गया है? उपधारा 3 में इसमें ये कहा गया है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अधिनियम के अनुसार तारीखों पर सदस्यों के निर्वाचन की अपेक्षा करेगी। यानी राज्य सरकार क्या करेगी? ये अपेक्षा रखती है राज्य निर्वाचन आयोग से कि एक अधिनियम के समय के मतलब जो अधिनियम है, अधिनियम की तारीखों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग क्या करवाएगा? इलेक्शन करवाएगा, और एक तरीके से सिस्टमेटिक एक सिस्टम बना रहेगा राज्य में। ये पूरी की पूरी इच्छा रखती है, अपेक्षा रखती है राज्य सरकार। किससे रखती है? राज्य निर्वाचन आयोग से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उपधारा 4 में इसमें क्या कहा गया है, तो नगर पालिका में निर्वाचन किसके बारे में? नगर पालिका में जो भी निर्वाचन होते हैं, भले वो नगर पालिका मतलब नई नगर पालिका हो, पुरानी नगर पालिका हो, तो जो भी निर्वाचन या जो भी इलेक्शन होंगे वो हमेशा जो नगर पालिका अधिनियम है उसके उपबंधों के अनुसार होंगे। यानी जो नगर पालिका का अधिनियम है उस अधिनियम के अनुसार ही क्या होंगे? री इलेक्शन होंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो उपधारा 5 में क्या कहा गया है? उपधारा 5 कह रही है कि राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात है। और हम पढ़ रहे हैं धारा 11 पढ़ रहे हैं, और धारा 11 में ही हम क्या देख रहे हैं? कुछ महत्वपूर्ण बातें देख रहे हैं। और धारा 11 किसमें है? इलेक्शन से संबंधित है, नगर पालिकाओं में इलेक्शन से संबंधित है। उसमें इंपॉर्टेंट बातें आपने समझी। और यहाँ पर एक धारा 11 की उपधारा 5 में ये कहा गया है कि जितनी भी जो मतलब मशीनरी चाहिए, मशीनरी का मतलब मैन पावर चाहिए राज्य निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को इलेक्शन करवाने के लिए व्यक्ति चाहिएंगे, कर्मचारी चाहिएंगे, तो वो सारे के सारे कौन अवेलेबल करवाएगा? राज्य सरकार उसको अवेलेबल करवाएगी। और राज्य सरकार जब उनको जो कोई कर्मचारी अवेलेबल करवा रही है तो उस समय जो कर्मचारी जिस भी विभाग में हो, लेकिन अगर वो इलेक्शन के समय में राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में है तो उस सारा का सारा वो कर्तव्य वहां पर अपना निर्वहन करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो कहेगा पहले उसको वो करना पड़ेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग
को कर्मचारी अवेलेबल करवाने का काम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और जब तक इलेक्शन नहीं होते, जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी है वो सारे के सारे किसके? निर्वाचन आयोग के कर्मचारी माने जाएंगे। अब साथियों देखना इसमें धारा 12, यानी धारा 12 में क्या कहा गया है, तो सिंपल सी है धारा 12, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपके अगर एग्जाम में आ जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका ये वाला जो पॉइंट है ये याद रखना कि जो भी राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य है उनके प्रत्यायोजन कौन कौन करेगा, उनके कार्य कौन कौन करेगा, ये किसमें बताया गया? धारा 12 में। तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम करेगा राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग का काम करेगा उप निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य करेगा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव। ये सब मिलकर क्या करेंगे? इलेक्शन करवाने का काम करेंगे। इनको मशीनरी कौन अवेलेबल करवाएगा, यानी मैन पावर कौन अवेलेबल करवाएगा? राज्य सरकार अवेलेबल करवाएगी। इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग अपने इन अधिकारियों के माध्यम से, अपने इन आयुक्त और उपायुक्त के माध्यम से, ठीक है, सारे के सारे जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से क्या करवाएगी? नगर पालिका का इलेक्शन करवाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 12 तक इंपोर्टेंट डाटा हमने देखा है। साथियों इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इंपोर्टेंट डाटा आपके लिए लेके आऊंगा जल्दी से जल्दी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में पहुंचाइए, ताकि ये इस प्रकार के और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने के लिए हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और वीडियोस लेके आए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।